हालांकि डिप्टी सीएम बन सकती हैं सुनेत्रा पवार। प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार से की मुलाकात, डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाए। बारामती विमान हादसे को लेकर सीएम फडणवीस ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, विमान हादसे की जांच की मांग की। हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की हुई थी मौत। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में हुआ अजित पवार का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई बेटे पार्थ पवार ने दी मुखाग्नि। यूजीसी के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर लगाई रोक। फिलहाल 2012 के कानून लागू रहे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और यूजीसी को जारी किया नोटिस, 19 मार्च तक मांगा जवाब। लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे किया गया पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्वे पेश किया। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.8 से 7.2% है ग्रोथ का अनुमान। योगी सरकार ने सरकारी शिक्षकों को दी सौगात, कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी के लाखों शिक्षकों को फायदा होगा। 9 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र, 11 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। कर्तव्य पथ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। तीनों सेनाओं के बैंड का प्रदर्शन। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, बीजेपी के सौरभ जोशी बने मेयर, जसवंतप्रीत सिंह बने सीनियर डिप्टी मेयर। यूपी कन्नौज पहुंची थाईलैंड की रानी चखूनफ्रा श्रीनाथा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा की। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में जांच जारी, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की गांव में पुलिस की रेड, कई दस्तावेज जब्त कर साथ ले गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा कर्मियों ने कई नक्सलियों को घेरा। पंजाब के फजलका में भारत पाक सीमा पर फायरिंग, बीएसएफ और पुलिस ने की फायरिंग, पाकिस्तान से आए हथियारों का जखीरा बरामद। केरल के कोची में एनआईए की बड़ी छापेमारी, 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई। पीएफआई से जुड़े लोगों के घरों की तलाशी ली गई। सूरत में एनसीबी की रेड में भारी मात्रा में अफीम और ड्रग्स बरामद हुई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा इंजीनियर मौत मामले की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी, जल्द हो सकती है 12 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में बालाजी मंदिर परिसर में नव विवाहित जोड़े को लेकर विवाद, मंदिर में प्रतिबंध के बावजूद कराया फोटोशूट। मुजफ्फरनगर में युवक ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ बोले अपशब्द, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अयोध्या में जेल से 2 कैदी फरार, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस की कई टीम फरार कैदी की तलाश में। गुरुग्राम में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, धर्मांतरण और मारपीट के आरोप है। केरल के पलक्कड़ में बीच सड़क पर महिला ने पढ़ी नमाज, पुलिस ने आरोपी महिला को किया अरेस्ट, नमाज पढ़ने के चलते सड़क पर आवाजाही बंद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में यात्री बस पलटी, 32 यात्री घायल हुए, 8 को गंभीर चोटें आई। आजमगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश, पुलिस को चकमा देकर फरार हुए। अब दिखाता हूं आपको 2027 के लिए मिशन 30 की झलक। यूपी में चुनाव से पहले मिशन मोड में योगी सरकार है। एक तरफ विकास कार्यों और वेलफेयर फैसलों की रफ्तार तेज है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक लक्ष्य भी तेज किए जा रहे हैं। आज कैबिनेट ने 32 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज योजना घोषित कर दी है। काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। योगी ने ठाना है यूपी की तस्वीर बदलनी है। 27 से पहले योगी का मिशन 30। स्पष्ट नीति और सुशासन के बल पर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। विजन क्लियर है, यूपी को उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बनाना। संकल्प है यूपी को विकास के दौर में आगे पहुंचाना और 27 से पहले सीएम योगी मिशन 30 में जुटे हैं। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने प्रदेश को बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से
उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। यूपी का विकास मतलब सबका विकास। योगी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर यूपी के गुरुजनों से वादा किया कि उनका इलाज कैशलेस होगा। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। योगी ने वादा पूरा किया। कैबिनेट की बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन उसमें शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का प्रस्ताव सबसे अहम। इस फैसले से करीब 8 से 11 लाख शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार की योजना के तहत बेसिक शिक्षा परिषद, एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और अन्य शिक्षा कर्मी इस दायरे में आएंगे। ये बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्वित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। इसके अलावा बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वास होगा। गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज परियोजनाओं की मंजूरी होगी। यूपी शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू करने की तैयारी है। नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। मुजफ्फरनगर में नई चीनी मिल स्थापना का रास्ता साफ हो गया। बरड़ी में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना होगी। मुरादाबाद में नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड लखनऊ की अधीनस्थ गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी प्रथम चरण में 3500 टीसीडी तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5000 टीसीडी करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। यानी यूपी में विकास की जो गंगा है उसको योगी और धार देने वाले हैं, क्योंकि यूपी को 2047 तक विकास के उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसका सपना खुद योगी ने देखा, और इस काम के लिए मिशन 30 में योगी जुड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूपी में अपराधियों के बुलेट पथ की है। योगी फोर्स प्रदेश को क्राइम फ्री करने के लिए मिशन मोड में है और एक एक करके अपराधियों का हिसाब किया जा रहा है। पुलिस और कानून के सामने जो भी चुनौती बन रहा है उसे बुलेट पथ से गुजरना पड़ रहा है। आगरा से आजमगढ़ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए, जिसमें एक हत्या का आरोपी जबकि दूसरे अपराधी लंगड़े बन गए। ने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। जो भी राज चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नम में जाने का टिकट हम काट करके दिलाते। न हत्याकांड का आरोपी बचा, न लुटेरे पैरों पर चलने लायक रहे और न ही छिनैती गैंग बुलेट से बच पाए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी। जो योगी फोर्स को चैलेंज करता है उसके लिए हमेशा बुलेट पथ तैयार रहता है। उनका हश्र कैसा होता है ये तस्वीर इसकी गवाह है। आगरा में राज चौहान मर्डर केस के मुख्य आरोपी अरबाज खान और मंसूरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और उसका साथी मोहित योगी फोर्स की गिरफ्त में आ गया। दरअसल पुलिस अरबाज को हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी अचानक उसने दारोगा को धक्का देकर उनकी पिस्टल छीन ली और फायरिंग करने लगी। पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अरबाज के सीने में और पैर में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी ने पुलिस की पिस्टल छीन पुलिस पर ही हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आगरा पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अरबाज को 2 गोलियां लगी। बताया जा रहा है कि एक गोली उसके सीने में और दूसरी गोली उसके पैर में लगी। वहीं राज चौहान मर्डर केस के दूसरे आरोपियों के साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ फ्रांस यमुना इलाके में हुई, जिसमें आरोपी मोहित पंडित लंगड़ा बन गए। इसके साथ ही राज हत्याकांड के एक और आरोपी आशु तिवारी का भी पुलिस का सामना हुआ। वो पुलिस पर फायरिंग करने लगा और जब पुलिस की बंदूक उसकी तरफ घूमी तो वो चलने लायक नहीं बचा। 6 दिन पहले यानी 23 जनवरी को गेस्ट हाउस में राज चौहान नाम के युवक की 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका हिसाब योगी फोर्स ने कर दिया। लोगों को चिन्हांकित कर रही थी। इसी चिन्हांकन में कई लोग चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम अरबाज खान था, उसको चिन्हांकन किया गया। उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे वेपन की रिकवरी के लिए एक जगह पर लाए
तो वहाँ पर उसने हमारे दरोगा से पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद फायर किया उन पे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। उधर प्रयागराज में ज्वेलर से लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हुई। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी इनका बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया। दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। प्रयागराज के साथ ही आजमगढ़ में भी बीती रात योगी फोर्स का बुलेट शो देखने को मिला, जहां पर पुलिस छिनैती गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन से साफ है कि जो भी यूपी में अपराध करेगा, आज नहीं तो कल उसे बुलेट पथ पर चलना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर गौ माता के खिलाफ अपराध पर कार्रवाई अब और तेज होने वाली है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस एक्शन मोड में है और संदेश ये कि आस्था पर हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी सख्ती से इस तरह के अपराध पूरी तरह रुक पाएंगे या फिर गौ तस्करों और क्रूरता के खिलाफ और बड़े ऑपरेशंस की जरूरत है। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। तस्वीरें 2 हैं, राज्य भी 2 और शहर भी 2, लेकिन अंजाम एक है। सनातनी राज में गौ माता के दुश्मनों की चाल बिगड़ी है। यूपी के देवरिया में योगी फोर्स ने गौ तस्कर का एनकाउंटर कर 7 गौवंशों को मुक्त कराया। मध्य प्रदेश में गौ माता के साथ क्रूरता करने वाले राशिद खान का मोहन फोर्स ने हिसाब कर दिया। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों का यूपी ही नहीं, एमपी में भी इनकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। 2 तस्वीरें हैं, एक में बेबस गौ माता और दूसरी में कानून का डंडा। पहले गौ माता पर क्रूरता की गई और मोहन फोर्स ने नफरती सोच वाले राशिद खान का इलाज कर दिया है। देखिए जरा, सड़क पर बेजुबान को पहले लात से मारा और इतने भर से भी कट्टरपंथी का जी नहीं भरा तो इसने गौ माता पर घूंसों से हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक वीडियो ने पूरे इलाके को गुस्से से भर दिया। हिंदू संगठनों ने घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपी राशिद खान को गिरफ्तार किया गया। वीडियो वायरल होने पर इसमें FIR की गई है। इसमें जो आरोपी है राशिद खान आयद मोहल्ला का निवासी है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम की और 299 BNS के अंतर्गत धाराएं लगाई गई हैं और जिसमें आरोपी को तुरंत जैसे संज्ञान में मामला आया तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गौ माता के दुश्मनों का हिसाब यूपी में भी हुआ। देवरिया में योगी फोर्स ने एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर को लंगड़ा कर दिया। देवरिया में यूपी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस एक अवैध तमंचा, कारतूस, पिकअप गाड़ी, 7 गौवंश बरामद किए। पिकअप वाहन में गौवंशों को ठूस कर भरा गया, जिससे बिहार और बंगाल तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में गौहत्या करने वालों का बचना मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं। और महज ये चेतावनी नहीं है, ग्राउंड पर उसका असर भी देख लीजिए। 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 तक यूपी पुलिस ने गौ तस्करी के मामलों में कुल 1200 केस दर्ज किए, जिसमें 2709 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 568 आरोपी पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। 476 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 9 के खिलाफ NSA, 288 की हिस्ट्री शीट खोली गई और अब गौ माता के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त हैं, बावजूद इसके बेटियों के दुश्मनों को मुख्यमंत्री की वार्निंग, उनकी धमकी, उनकी चेतावनी समझ नहीं आ रही। वो दबंग भी हैं जो खुलेआम माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कानपुर, जालौन, उन्नाव, ऐसे लोगों को योगी फोर्स रडार पर ले रही है जो किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों का इलाज क्या हो रहा है, मैं ये भी आपको दिखाता हूं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज अब भी कई मंजिलों को और दबंगों को समझ नहीं आ रहा है। बार बार योगी फोर्स को चैलेंज किया जा रहा है। कानपुर, उन्नाव, जालौन से अमरोहा तक खुलेआम दहशत फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब दबंग और माहौल खराब करने वाले योगी फोर्स के रडार पर हैं, यानी सबकी डेंटिंग पेंटिंग तय है। कानपुर में सिरफिरे युवक ने बीच सड़क पर सरेआम एक बेटी पर ब्लेड से हमला कर दिया।
जिससे युवती बुरी तरीके से जख्मी हो गई। बेटी का ये दुश्मन योगी फोर्स के हत्या चढ़ता, उससे पहले ही उसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई। लड़की की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। किसी ने थप्पड़ जड़ा तो किसी ने लात घूंसे, जिससे उसका एक तरफा प्यार का भूत उतर गया। दरअसल आरोपी कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था, आते जाते उसका पीछा कर रहा था। 7 फरवरी को युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन बुधवार को मार्केट से लौटते वक्त सिरफिरे ने युवती पर हमला कर दिया। उधर उन्नाव में भी दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। यहाँ पर बिरयानी का ठेला लगाने वाले पर ही दबंग टूट पड़े। पहले दुकानदार को लात घूंसे मारे और फिर लोहे के स्टूल से ही उस पर हमला कर दिया, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने ठेले पर रखा सामान भी सड़क पर फेंक दिया। लेकिन अब दबंग योगी फोर्स के रडार पर है। कुछ ऐसी तस्वीर यूपी के अमरोहा से भी सामने आई है। यहाँ पर आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। युवक पर पहले डंडों से हमला किया गया और फिर उसे सड़क पर घसीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश हो रही है। उधर जालौन में पीआरडी जवान ने ही खुलेआम कानून की धज्जे उड़ाई। पीआरडी जवान ने पहले युवक को थप्पड़ जड़े और फिर जमीन पर पटक पटक कर मारा। बाद में किसी तरह लोगों ने दबंग को पीआरडी जवान के चंगुल से छुड़ाया। उधर यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नए नियमों की भाषा पहली नजर में साफ नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है और अगर इनको ऐसे ही लागू कर दिया गया तो समाज में भ्रम और विभाजन एंड डिवीजन के हालात पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2012 वाले नियम को लागू रखने का निर्देश दिया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पूरे देश में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर जैसे ही रोक लगाई, हर जगह जश्न शुरू हो गया। जगह जगह लड्डू बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव है, पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ सकते। हम पहले ही जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया। केंद्र सरकार से 19 मार्च तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। यही नहीं, नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद जश्न शुरू हो गया। जगह जगह लड्डू बांटे गए। यूजीसी नए नियमों पर रोक लगने के बाद लोगों की खुशी देखने लायक थी। यूजीसी के नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलराइजेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। यूजीसी नए नियमों के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इन नियमों पर आपत्ति जताई थी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आए। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। यूजीसी देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया।
देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 2012 के नियम लागू होंगे, लेकिन 2012 और जो ताजा नियम है 2026 के नियम, इन दोनों में अंतर क्या है तो जरा समझिए आप। 2012 के नियम क्या थे? SC ST छात्रों की शिकायतें सुनी होंगी, नियम न मानने पर कार्रवाई नहीं होगी, न संस्थान पर दंड हो सकता था, न संस्थान की फंडिंग रोकी जा सकती थी, न ही मान्यता पर कोई असर पड़ता था, शिकायतों की प्रक्रिया अस्पष्ट, न समय सीमा न जवाबदेही। 2026 के नियम क्या? जातीय भेदभाव की को अलग से परिभाषित किया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनाने की बात की गई, शिकायत पर 24 घंटे मीटिंग की बात की गई, 15 दिनों में कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट देने की बात की गई। झूठी शिकायत पर लेकिन यहां सजा का प्रावधान नहीं, गंभीर मामलों में मान्यता रद्द होने का प्रावधान किया गया, नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने का किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 के जो नियम हैं वो काफी हद तक अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 के नियमों में जो चीजें कही गई हैं, जाति को जैसे परिभाषित किया गया है वो भी साफ नहीं। अब बात जी इन्वेस्टिगेशन। आज आपको एक ऐसा पुल मैं दिखाने जा रहा हूं जिसे देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। मीरा भाईंदर का डबल डेकर फ्लाईओवर 100 करोड़ की लागत से बना, 4 लेन अचानक 2 लेन में बदल जाते हैं। यानी आप जब इस पर चलेंगे तो 4 लेन का फ्लाईओवर होगा, आगे बढ़ते ही अचानक से 2 लेन गायब हो जाएंगी, 2 ही लेन बचेंगी। अब सवाल ये कि ये इंजीनियरिंग का कमाल है या कोई बड़ा गोलमाल है? देखिए जरा हर सवाल का उत्तर। इंजीनियरिंग बेमिसाल, ये किसका कमाल? अजब गजब पुल की सबसे बड़ी तहकीकात। 100 करोड़ का फ्लाईओवर, डबल डेकर, मेट्रो के नीचे। लेकिन सवाल ये कि अगर 4 लेन बनाया तो 2 लेन में क्यों बदल दी? 4 लेन का जो फ्लाईओवर बनाया गया है, आगे जाकर मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको 2 लेन का कर दिया गया है। ये कौन सी इंजीनियरिंग है? ये इसके पीछे फलसफा क्या है? मुंबई के पास ठाणे के मीरा भाईंदर का ये डबल डेकर फ्लाईओवर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब यही फ्लाईओवर सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि मीरा भाईंदर डबल डेकर फ्लाईओवर इंजीनियरिंग का कमाल है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट। फ्लाईओवर को अचानक 4 लेन से 2 लेन में क्यों बदल दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये किसी बड़े एक्सीडेंट को न्योता तो नहीं है? क्योंकि फ्लाईओवर 4 लेन से शुरू होता है और अचानक 2 लेन में बदल जाता है। क्या ये डिजाइन की गलती है या सरकार की प्लानिंग? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची। हमारे साथ MNS के वो नेता भी मौजूद थे जिन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। घास में घपला कैसे होता है उसकी ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 4 लेन का, ये देखिए 2 लेन हाईवे, आप एक साइड का 2 लेन, उस साइड का 2 लेन, तो कुल मिला के 4 लेन का ये पूरा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और जरा देखिए जहां पर ये खत्म होना है, मेरे थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। अब जरा देखिए, बिल्कुल ये यहाँ आकर 2 लेन का कर दिया गया है। सीधे दीवार, यहाँ पे ब्लॉक मारा गया है और सीधे यहाँ गाड़ियों को घुसेड़ दिया गया है। अब जरा सोचिए, अगर ये बाइक में मैं जा रहा हूँ तो संदीप भाई सीधे अंदर घुस जाएंगे अपन। तो सवाल ही नहीं आता। देखिए ना, अगर 2 लाइन का अगर सिंगल लाइन हो रहा है, अब देखिए मुझे ये टेक्नोलॉजी का मुझे शर्म आ रहा है। आप मुझे देखते रहेंगे, मैंने उनको वस्तारा भेज दिया था, मालूम है ना, गिफ्ट। आप मुझे जिस दिन फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा ना, जिस दिन, उसी दिन में वो आर्किटेक्ट और MMRD के जो सब लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे ना, उनको मैं वस्तारा। सवाल इस फ्लाईओवर की इंजीनियरिंग को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि बिना बड़े ट्रांजिशन के 4 लेन का ट्रैफिक अचानक 2 लेन में आ जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ MMRDA का तर्क है कि ये कोई डिजाइन गलती नहीं है, बल्कि 4 लेन से 2 लेन में बदलाव रोड की चौड़ाई की लिमिट और भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। बताया गया है कि अभी 2 लेन भाईंदर ईस्ट के लिए बनाई गई है, जबकि बाकी 2 लेन भविष्य में भाईंदर वेस्ट कनेक्शन के लिए जोड़ी जाएंगी। हालांकि MNS नेता संदीप राणे का कहना है कि ये सब MMRDA और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत और ये सब रियल स्टेट माफिया के लिए किया जा रहा है। चलाओगे यहाँ 4 लेन की रोड 2 लेन में कन्वर्ट कर? वही बहुत बड़ा प्रश्न है पब्लिक के सामने
ये जो आर्किटेक्ट ने बनाया उसको मुझे पुरस्कार तो देना ही है, प्लस आपके सामने मैं बाइक चला के बता रहा हूँ ताकि कि आपको भी समझे और दुनिया को समझे कि ये टेक्नोलॉजी कौन सा है। स्कैम है पूरी तरीके 1001% स्कैम है। ये लोगों को जो आजू बाजू में एंक्रोचमेंट है, मैंने जैसा आपको बताया, वो एंक्रोचमेंट को बचाने का, सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं ये सरकार, और मैं पूरा निषेध व्यक्त करता हूँ और खास करके MMRD का निषेध करता हूँ। सवाल ये भी है कि अगर भविष्य में 4 लेन बनना है तो अभी 2 लेन क्यों? क्या ये मास्टर प्लान है या आधा अधूरा समाधान? मीरा भयंदर का ये फ्लाईओवर इंजीनियरिंग का कमाल है या प्लानिंग पर सवाल? अब फैसला आपको करना है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में गालीबाज का भी इलाज हो रहा है। इस बार शिकंजे में अहमद, जिसने PM मोदी और CM योगी पर टिप्पणी की, लेकिन जब इसका इलाज किया गया तो पूरी अकड़ निकलते हुए माफी मांगने पर बात आ चुकी। सारी अकड़ निकल चुकी है, हाथ जुड़े हैं और आंखों में योगी फोर्स का डर साफ नजर आ रहा है। आरोपी माफी मांग रहा है, जान की भीख मांग रहा है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की कस्में खा रहा है। इसके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और अब ये लंगड़ा लंगड़ा कर चलने को मजबूर है। कल तक सोशल मीडिया के जरिए ये CM योगी और PM मोदी पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, लेकिन योगी फोर्स ने जैसे ही इलाज किया, अब चाल और ढाल दोनों ही बदल गई है। कल तक धमकाने वाला अब माफी मांग रहा है। मेरा नाम अहमद अली है जी, और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अली है। मेरे से गलती हुई जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ये मुजफ्फरनगर के नफरती गैंग का गुर्गा है, जिसका काम जहर उगलना है और माहौल खराब करना है। नाम है अहमद अली, और इसने जो किया उसको जानेंगे तो समझेंगे कि क्यों योगी फोर्स ने इसकी डेंटिंग पेंटिंग की है। दरअसल अहमद अली आकाश चौधरी बनकर सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल चलाता था। खुद को हिंदू दिखाने के लिए हाथ में कलावा बांधता था, पुलिस की टोपी लगाकर सोशल मीडिया पर रील बनाता था और हिंदू बनकर रोजाना PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता था। अहमद नाम उसका, लगभग 22-23 साल का व्यक्ति है। सैदपुर खुर्द गांव है उसका, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और निश्चित तौर से इस पर दृष्टि भी रखी जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में सामने आया है कि अहमद फर्जी ID बनाकर हिंदू नाम आकाश से प्रोफाइल चला रहा था, लेकिन योगी के राज में पुलिस को फ्री हैंड मिला है। अपराध किया है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग तो पूरी होनी ही है। मुख्यमंत्री जी के बारे में गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। वीडियो वायरल हुआ तो योगी फोर्स इस तक पहुंची, गिरफ्तार किया और फिर अच्छे से कर दिया इसका इलाज। अब हाल ये है कि हड्डियां चटक चुकी हैं और अब गाली देने वाला अहमद रोते हुए जेल जा रहा है। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं। यानी मैसेज क्लियर है, यूपी उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है और यहाँ माहौल बिगाड़ने वालों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये आपने सुना होगा कि सोने की चमक इंसान को अंधा करती है, लेकिन आज की तारीख में चांदी के दाम लोगों के होश उड़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने के दामों में तेजी से उछाल आया, लेकिन अब इस रेस में चांदी के भाव सोने को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में हुआ है कि चांदी 4 लाख के रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। पिछले 5 दिन के अंदर चांदी कैसे रॉकेट की रफ्तार से भागी है, मैं दिखाता हूं आपको। सोना आसमान छू रहा है, चांदी की चमक इतरा रही है। पूरी दुनिया में हमेशा से सोना निवेशकों की पहली पसंद था, लेकिन अब चांदी ने भी बाजार में अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी और आज चांदी का भाव 4,07,456 रुपए प्रति किलो। हालात ये कि सोने के साथ अब चांदी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। अंदाजा पिछले 5 दिनों में बड़ी कीमतों से लगाई है। चांदी 22 जनवरी को 2,99,711 पर, 23 को 3,17,705 पर, 27 जनवरी को 3,42,507 रुपए किलो और 28 जनवरी को 3,58,267 रुपए
और आज 4,07,556 रुपए किलो। चांदी की डिमांड में तूफानी तेजी है। औद्योगिक डिमांड से लेकर निवेश, ज्वेलरी, हर सेक्टर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ी। दरअसल एआई, सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी, बैटरी, हर चीज को चांदी की जरूरत है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से जहां चांदी की कीमतें बढ़ी तो वहीं निवेश की वजह से चांदी के भाव बढ़े। सिल्वर में निवेश की वजह से चांदी के ईटीएफ की मांग दोगुना हुई। सवाल है कि क्या सोना और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी लगातार रहेगी? चांदी में तेजी के बावजूद एक्सपर्ट निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सिल्वर के केस में हम ये देखते हैं कि जो मेजर रीजंस हैं इस टाइम, उसमें जो प्राइम ड्राइवर्स हैं वो ये है कि एक तो दुनिया के अंदर इस टाइम जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं उसको लेके जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस लोगों को नजर आता है कंट्रीज के अंदर, उसकी सप्लाई में लेने में जो है, क्योंकि जो बिलीव कर रहे हैं और जो सप्लाई की कमी हो रही है उसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ी है। चांदी में लगातार बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति इसके दामों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। यही वजह कि अब निवेश की दुनिया में चांदी को नए युग का सोना कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर भारत पाकिस्तान बॉर्डर से। बर्फबारी है, बदलता मौसम है और इसी की आड़ में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक है। पाकिस्तान ने बर्फ की मोटी चादर के बीच बॉर्डर पार करके आतंकी लॉन्च पैड्स को एक्टिव करने की कोशिश की। इधर हिंदुस्तान की आर्मी है जिनका दहशतगर्दों का शिकार करने के लिए बेताब है और ये तय हो चुका कि घाटी में मुनीर के मिशन आतंक का हर पहलू खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी के बीच पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर भारत के खिलाफ नई साजिश में जुटा है। फील्ड मार्शल को बर्फबारी में घुसपैठ का नया मौका नजर आ रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए आतंकी लॉन्च पैड फिर से खड़े कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार पीओके में अभी 5 से 6 लॉन्च पैड एक्टिव हैं, जहां से दहशतगर्द घुसपैठ की फिराक में है। इससे पहले पाकिस्तान कई बार ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश कर चुका है। बुधवार को कठुआ में PIA लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा भी मिला था, लेकिन आतंकिस्तान की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि बॉर्डर से घाटी के अंदर तक भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट है। कठुआ के बिलावर में संदिग्ध मूवमेंट के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को छाना जा रहा है। जंगल में सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में इस समय बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। खासतौर पर जम्मू संभाग की बात करें तो राजौरी, पुंछ के साथ साथ डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ और उधमपुर के अपर रीचेस में इस समय बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की फिराक में है। खासतौर पर आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि POK और पाकिस्तान में करीबन 6 से 7 ऐसे लॉन्च पैड हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं जहां से आतंकी जो है वो भेजे जा सके। इससे पहले कठुआ के बिलावर इलाके में 23 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मुनीर का गुर्गा यानी जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मार गिराया गया था। साथ ही जंगल में आतंकियों का अड्डा भी ध्वस्त किया गया था। इस बीच पाकिस्तान का फील्ड मार्शल यानी मुनीर एक बार फिर उसी बहावलपुर में पहुंचा, जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था। भारत की सीमा से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर मुनीर ने सैन्य ड्रोन का टेस्ट किया। साथ ही सेना की तैयारियों का भी जायजा लिया, जो भगौड़ी है और हमेशा युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाती है। मुनीर की साजिशों की लिस्ट में ड्रोन फेवरेट टूल बन चुका है। नए साल में अब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के अलग अलग सेक्टर्स में करीब 10 से 15 बार ड्रोन मूवमेंट हुई। इस दौरान कभी हथियार गिराए गए तो कभी आतंकियों को घुसपैठ में मदद करने के लिए रूट की टोह ली गई। हर साल दिसंबर से जनवरी के बीच बर्फबारी में पाकिस्तानी फौज आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नापाक साजिश नाकाम होती है। मुनीर ड्रोन टेस्ट करे या बर्फबारी में घुसपैठ की कोशिश, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी साजिश इंडियन आर्मी के आगे कामयाब नहीं होने वाली है। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ मुनीर की आतंकी कारनामों से सीधे जुड़ी हुई, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी नहीं चलाता मुनीर, पूरी दुनिया के आतंकियों को सपोर्ट करता है मुनीर। मिडिल ईस्ट में एक्टिव हमास, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि अपने सीक्रेट कमांडर के साथ मुनीर कैसे हमास जैसे संगठन को सपोर्ट करता है। नापाक मुल्क का आतंकी प्लान, मुनीर की टेरर ब्रिगेड एक्टिव है। पाकिस्तान में जिहादी गठबंधन। अब तक दुनिया को यह अंदेशा था कि कहीं पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग नेटवर्क का कनेक्शन फिलिस्तीन में एक्टिव हमास से तो नहीं, लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है। इस बात की पुष्टि किसी खुफिया सूत्र से नहीं हुई,
बल्कि मुनीर का ये राज पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ने कैमरे पर खोला है। यानी अब ये बात शीशे की तरह साफ है कि मुनीर ही आतंकियों का मसीहा है। पाकिस्तानी सेना का ये आर्मी चीफ अमेरिका के सामने कुछ और कहता है और अपनी आतंकी टीम के बीच मैसेज कुछ और देता है। और मैसेज है इजराइल के साथ जंग में हमास का जिहाद और तेज करने की। हालांकि अपने बयान में लश्कर के इस आतंकी ने अपने आका मुनीर का नाम नहीं लिया, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ इस बात की मनाही हर आतंकी को दी जाती है पाकिस्तान में। लेकिन हमास के साथ जिस मीटिंग की बात कही फैजल नदीम ने, उसी से पूरी साजिश का खुलासा हो जाता है। फैजल नदीम ने हमास के आकाओं से जिस बैठक की बात कही, अब उसकी डिटेल भी सामने आ गई है। इस तस्वीर में फैजल हमास के कमांडर नाजी जहीर के साथ दिख रहा है। ये तस्वीर साल 2024 में हुई दोहा बैठक की बताई जा रही है। ये तस्वीर बताती है कि हमास और लश्कर के बीच कितने गहरे संबंध हैं। अब समझिए दोनों के रिश्ते किन वजहों से इतने मजबूत हैं। LAT और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग और प्रोपेगेंडा में सहयोग बढ़ा है। दोनों के बीच मध्य पूर्व के साथ एशिया में जिहाद तेज करने के बीच समझौता है। इजराइल के खिलाफ जंग में लश्कर ट्रेनिंग और आर्म सपोर्ट मुहैया कराता है। दक्षिण एशिया के लिए दोनों का गठजोड़ बेहद खतरनाक माना जा रहा है। इस खुलासे के बाद मुनीर अब अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुनीर ने ट्रंप को भरोसा दिया था कि वो गाजा पीस बोर्ड में शामिल होगा और ट्रंप के पीस कीपिंग फोर्स में अपने सैनिक भेजेगा। लेकिन ये बात उसी दिन साफ हो गई थी कि पीस कीपिंग फोर्स में भाड़े पर सैनिक भेजने वाले मुनीर के जहन में जरूर कोई दूसरी खुराफात चल रही होगी। यानी एक तरफ आतंकियों को शह और उन्हें शांति सेना के नाम पर पाकिस्तानी सैनिकों का सपोर्ट। कुछ दिन पहले अमेरिकी रिपोर्ट ने भी मुनीर के आतंकियों और हमास के बीच गठजोड़ की खतरनाक तस्वीर पेश की थी। और अब जिस तरह एक पाक आतंकी का कबूलनामा सामने आया है, उसने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी कराकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर की साजिश की एक और खबर जो पाकिस्तान के अंदर से सामने आई, और इस साजिश के निशाने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान है। आपको याद होगा खबर आई थी कि जेल में बंद इमरान गंभीर रूप से बीमार हैं, और अब खबर यह कि मुनीर के इशारों पर इमरान का मेडिकल प्रोसीजर कराया गया। इतना सब हुआ, बावजूद इसके इमरान को किसी से मिलने नहीं दिया गया। यही बात जब सामने आई तो इस वक्त पाकिस्तान में हंगामा है। इमरान खान की ताजा खबर ने पाकिस्तान में हल्ला मचा रखा है। इमरान खान की जान के दुश्मन मुनीर पर एक बार फिर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार चुप है, पाकिस्तान की सेना चुप है, अडियाला का जेल प्रशासन भी चुप है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं जो 25 करोड़ आवाम के इन सवालों का जवाब दे पाए कि आखिर इमरान कहां है, इमरान से किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इन सवालों के पीछे है पाकिस्तान से निकली वो खबर जिसने इमरान खान के खिलाफ बुनी साजिशों की फहरिस्त को हवा दी। खबर यह कि 24-25 जनवरी की रात में इस्लामाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इमरान खान को गुप्त रूप से जेल से अस्पताल लाया गया, जहां इमरान के साथ मेडिकल प्रोसीजर किया गया। इमरान खान को अब जेल के बाहर लाया गया तो तमाम लाइट बंद कर दी गई। साथ ही अस्पताल में भी खान की मौजूदगी को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। खबरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचाने के बाद इमरान खान की आंख का प्रोसीजर किया गया। खान को करीब 2.25 घंटे तक अस्पताल में रखने के बाद वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया गया। दरअसल इमरान को CRVO नाम की आंखों की गंभीर बीमारी हो चुकी है। जेल की डॉक्टर की टीम ने इसके इलाज से हाथ खड़े कर दिए। CRVO आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें रेटिना की नसों में खून का थक्का जम जाता है। शीतलहर और जेल की सूखी ठंड ने उनकी एलर्जी और इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया। PIMS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने इमरान का ऑपरेशन तत्काल बाहर कराने की सिफारिश की।